Students of 7th class, here I am back with chapter number 8 of Geography, Human Environmental Interactions, Tropical and Subtropical Region. This chapter is very important for your annual exam, okay? Model exam में तो नहीं आएगा लेकिन annual exam में ये important है. Let's begin. First of all, I will describe you what is topic try to say. ठीक है, topic से हम क्या समझते हैं. एनुअल ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस कैसे होते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में. यानी लेट्स बिगिन से समझते हैं. लेट्स बिगिन में आपको क्या दिया है, एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, उसमें एनवायरमेंट इंटरेक्शन और ह्यूमन एनवायरमेंट दिया है. एनवायरमेंट वो जो नेचुरली है, लेक्स, रिवर्स, ट्रीज, ओशंस, रेन फॉरेस्ट, इकोसिस्टम, डिजर्ट्स, ग्रासलैंड्स, ये सब क्या है, ये नेचुरली है. और जो ह्यूमन ने बनाया है वो क्या है, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, माइनिंग, गार्बेज, फिशिंग, लॉगिंग, ये सब क्या है, ये ह्यूमन मेड है. तो इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन में, यानी हम क्या करते हैं, फार्मिंग में रिवर्स का यूज़ करते हैं, लेक्स का यूज़ करते हैं, और हिल्स का, प्लेन्स का, माउंटेन्स का, इन सब का यूज़ करके हम एग्रीकल्चर करते हैं. वैसे एग्जांपल दे रही हूँ. तो क्या हो रहा है, हम इससे इंटरेक्ट हो रहे हैं. तो हमारे इस इंटरेक्शन से क्या रिजल्ट आ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. मतलब जब हमको इंडस्ट्री बनानी होती है तो हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. हम ऑयल स्पिल्स कर रहे हैं और सॉइल इरोजन कर रहे हैं, रिसोर्स लॉस हो रही है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ओवर फिशिंग हो रही है. फिशिंग में जब हम करने जाते हैं तो ज़्यादा फिशिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, हमको मुनाफा ज़्यादा होता है. इसलिए ये सब क्या हुआ, इंटरेक्शन से हमारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए. हमने जो नेचर के साथ खिलवाड़ किया. यहाँ पर आप लेट्स फाइंड आउट में आते हैं. लेट्स फाइंड आउट में आपको क्या दिया है, एक मैप दिया हुआ है, इसको आपको ऑब्जर्व करना है. और यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, ऑब्जर्व करना है, सॉरी. और यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर्स लिखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व लोकेशन. कहाँ का लोकेशन दिया है, ये दिया है आपको नॉर्दर्न साइड का. यू नो दैट कश्मीर साइड क्या होता है, हमारा नॉर्थर्न साइड होता है. सो इट्स ईजी. और नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आपको स्केल में दिया है. फिर लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एग्जिट, यहाँ पर आपको बताना है कि लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूड कितना है. तो ये आपको ये साइड की बाउंड्रीज बताएंगे कि कितना लैटिट्यूड है और कितना लॉन्गिट्यूड है. लेटीट्यूड ये मैंने ये लेटी हुई लाइंस, ठीक है, ऐसी वाली लाइंस, यानी ये वाली से ये वाला मैच हो, और लॉन्गिट्यूड ये वाला से ये वाला मैच हो. तो यहाँ पर आप उसको राइट डाउन कर देंगे, इट्स ईजी. रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज जो भी आपको इसमें शो हो रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू शो हाउ मनी रिवर्स यू कैन शो इन. तो यहाँ पर आपको गंगा दिख रही है, ब्रह्मपुत्रा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर बेसिन लिखा हुआ है उसका, तो वो तो है ही. तो मैंने यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्रा ही लिखा है. फिर ट्रिब्यूटरीज के लिए आपको यमुना, बेसिन, यमुना, चंबल, सोन, बेतवा, ये सब आप ट्रिब्यूटरीज में लिख सकते हैं. नेक्स्ट पेज में आते हैं. योर मेन टॉपिक इज गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए आपको पता है ट्रिब्यूटरीज क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रिब्यूटरीज पता होना चाहिए. ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जैसे आपकी ये मेन जो एक रिवर जा रही है, ठीक है, ये रिवर जा रही है. अब इसमें क्या होता है, ये एक रिवर तो होती नहीं, इसके साथ क्या होती है, बहुत कई सारी छोटी छोटी रिवर्स मिलती जाती है. कई गुजरात से मिलेगी, कई मध्य प्रदेश से मिलेगी, तो बहुत सारी रिवर्स इसमें मिलती जाती है. तो ये सब रिवर्स क्या कहलाती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती है. ओके. और आगे जाके अगर ये बागों में बढ़ भी रही है, ठीक है, तो वो भी उसकी बेसिन में आ जाएगा. मतलब क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर है रिवर का, ये पूरा कहलाता है बेसिन. तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन क्या है, हम पढ़ते हैं, आप सुनिए. द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सब ट्रॉपिकल रीजन. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोलॉजिकल रीजन इन द वर्ल्ड. ये जो ये बनता है, इसी से क्या हाइड्रा बनता है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और सबसे लार्जेस्ट सेकेंड वर्ल्ड में मिलता है ये. द बेसिन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन्स इंट्रैक्शन विद द एनवायरमेंट. और बेसिन क्या है, एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमन इंट्रैक्शंस का. Popular for agriculture, the vast trench is one of the most densely populated basin in the world. This area has monsoon types of climate. The summers are hot and winters are cool. यहाँ पे climate होते हैं, तो यानी summers में गर्मी, winter में cool. It is very interesting to explore more about this. आपको अब यहाँ पे interest आने लगा होगा, I think so. तो हम आगे इसके आगे और जानते हैं इसके बारे में. टोपोग्राफी क्या होता है, टोपोग्राफी इज़ वेरी इजी. टोपोग्राफी क्या होता है, जब कोई बेसिन नॉन यूनिफॉर्म है, यानी जैसे अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चीज़ बताया था कि जियोग्राफिकल एरिया में बेसिन होती है इंडिया में, मतलब जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वहाँ पे बेसिन्स ज़्यादा मिलती हैं. तो कंप्रोमाइजिंग 3 लार्ज ट्रॉपिकल रिवीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग स्नो कवर्ड mountain, glaciers, plain and highlands. The glacier provide water to all the tributaries throughout the year.
तो इन ट्रिब्यूटरीज के पास पानी कहाँ से आता है, यानी जो छोटी छोटी नदीज आगे मिलती हैं उनमें पानी कहाँ से आता है, तो ये पानी आता है आपके ग्लेशियर से। आपने सुना होगा ग्लेशियर पिघलते जा रही है, तो ग्लेशियर से ही पिघल कर वो, मतलब ग्लेशियर क्या होता है स्टूडेंट्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पहाड़ होते हैं, बर्फ़ होते हैं, बर्फ़ के टुकड़े, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ बर्फ़, वो बर्फ़ के ऐसे पहाड़ होते हैं और उधर से क्या होता है पानी उसका क्या होता है पिघलता है, और ये पानी पिघल के बेसिन्स में जाके सॉरी ट्रिब्यूटरीज में जाके मिलता है, और ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर फ्लो बनाती है पानी का, ठीक है। Due to the varied topography, the population, vegetation and wildlife is this area also vary. इसी कारण क्या होता है कि हर जगह का जो कि हर जगह से आने की डायरेक्शन अलग है। कहीं होगा कि आपको दिखेगा कि बहुत ऊंची जगह से पानी आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसका फ्लो कितना होगा, तेज़ होगा, और कहीं नीचे से पानी फ्लो हो रहा है, यानी कहीं नीची साइड से ऊपर जा रहा है, तो वो स्लो होगा। तो ये इसमें पता है वेजिटेशन का बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमन हैबिटेशन एंड ऑक्यूपेशन, ह्यूमन हैबिटेशन और ऑक्यूपेशन में क्या आएगा, द माउंटेनियस रीजन इज़ पार्शली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी टेरेन एंड कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ आपको पता है कि ऊंची जगहों पे क्या होता है कि वो टेम्परेचर लो होता है हमारे हिंदुस्तान में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप माउंटेन्स पर रहना चाहे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए रहना, क्योंकि वहाँ पर आपको ठंड लगेगी, ऊपर से आपको सोर्सेज कुछ नहीं प्रोवाइड होती वहाँ पे उन लोगों के लिए करने के लिए कुछ मेन ऑक्यूपेशन नहीं होता, जैसे क्योंकि वहाँ तक गाड़ियाँ भी कम जाती है, ऊपर साइड आना और ले जाना, नीचे कुछ सामान बेचना, वो भी उनको बहुत महंगा पड़ता है। तो वो उन लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, उनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, यानी इसी से उनकी कमाई होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर देखने मिलते हैं। सी दिस पिक्चर्स, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड वाई आई एम सेइंग दैट, कि यहाँ पर देखो एग्रीकल्चर कैसे होते हैं, टी के होते हैं, कॉफ़ी के, ये सारे यहाँ पर मेनली होती हैं, क्योंकि ऊपर साइड जो लेयर कट करके माउंटेन्स की बनाते हैं, तो ये वाली फसल ज़्यादा अच्छी से उगती है। लेट अस नो मोर अबाउट इट। द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन इज़ पैडी, पैडी इसका मेन रीजन है। द वाटर रिक्वायर्ड फॉर पैडी इज इजिली अवेलेबल इन द एरिया ऑफ द रिवर्स एंड हैवी रेनफॉल। यहाँ पे पैडी इसलिए उगाया जाता है क्योंकि पैडी को पानी जितना चाहिए उतना पानी इनके माउंटेन्स तक आ जाता है, यानी कि रेनफॉल के थ्रू आता है, कोई रिवर एक दो आती होंगी। अपार्ट फ्रॉम पैडी क्रॉप्स सच एज wheat, maize, sorghum, gram, millets are grown. Cash crop like sugar, cane, jute are also grown. Tea and banana plantation are seen in some areas of the plant. As I said, tea और बनाना यहाँ पे कुछ जगह पे दिख जाती है। हमारे इंडिया में असम और बिहार में सिल्क प्रोड्यूस होता है, जो सिल्क वॉर्म्स के कल्टीवेट से होता है, यानी आपको पता है ना कि सिल्क वॉर्म से बनता है। फिशरीज अनदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन स्टेट्स लाइक, और फिशरी भी होती है वेस्ट बंगाल और बिहार, असम में। नेचुरल वेजिटेशन देखते हैं। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप की लैंड फॉर्म्स होती है अराउंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। वहाँ पर क्या उगाते हैं, टीक, साल, पीपल, ये सब ज़्यादा रीजन यहाँ पे पाए जाते हैं। बैम्बू भी बहुत अच्छा सोर्स है ब्रह्मपुत्र वैली का। तो ये सब क्या है जो नदियों के साथ हमें मिल जाता है, तो बैम्बू हमारे घर की फेंसिंग वेंसिंग ये सब करने में बहुत यूज़फुल है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन में क्या होता है कि जो भी ट्रीज़ इधर उगती हैं, ठीक है, इनके आसपास, तो वो ट्रीज़ बहुत हद तक जड़ों की मजबूत होती है। इस कारण क्या होता है वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं हो पाता, मिट्टी नहीं खिसक पाती, मिट्टी को पकड़ के रखती है जड़ें, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कैसी होती है यहाँ पर, तो वाइल्ड लाइफ आपको बहुत वैरायटी में मिलेंगी, एलिफेंट्स, टाइगर, डायनासोर्स। सुंदरबन एरिया सबसे ज़्यादा फेमस है वाइल्ड टाइगर्स के लिए, और सुंदरबन फेमस रॉयल बंगाल टाइगर आपने सुना होगा, उनके लिए भी बहुत फेमस है। और भी बहुत स्पीशीज़ मिलती है, एलिगेटर, वन हॉर्न डायनासोर असम में मिलता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में, क्रोकोडाइल, वाइल्ड बेफलो, ये सब यहाँ पर मिलता है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, हम देखते हैं तो टाउन्स एंड सिटीज़। यहाँ इसके आसपास बहुत सारे टाउन्स हैं, जैसे गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी। ये सारे सिटीज़ बेसिन के कारण ही फेमस हुई हैं, क्योंकि बेसिन के कारण वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सीनरीज बनती है, जिससे क्या होते हैं। और नेशनल हाईवे 1 ये क्या करता है, हल्दिया और वाराणसी को जोड़ता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ हुई ताकि यहाँ पर टूरिज्म बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि नेशनल हाईवे क्या होती है आपको पता है, बहुत ही अच्छी रोड होती है, तो उससे क्या होता है यहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है, कि यहाँ पर आना ईजीली हो जाता है। फिर टूरिज्म से क्या होता है, टूरिज्म से हमारा जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो और डेवलप होता है, क्योंकि लोग यहाँ आकर देखते हैं
तो उसमें पैसे खर्च करते हैं वहाँ जाकर, तो वो पैसों से क्या करते हैं, उसको और ज़्यादा उसको खूबसूरत बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे कि लखनऊ में बुद्धिस्ट स्तूप्स बिहार में देखने को बहुत अच्छा मिल जाता है, इमाम बाड़ा है लखनऊ में, बुद्धिस्ट स्तूप है बिहार में, ये सब क्या है, काजीरंगा पार्क है, ये सब देखने लायक चीज़ें वहाँ पे और डेवलप हुई है। जिससे क्या हुआ, नेशनल पार्क क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ की, और इन्हीं को देखने के लिए, इनकी इंटरेक्शन करने के लिए बाहर से लोग आते हैं। मजोली क्या है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ब्रह्मपुत्र रिवर का। तो मजोली आपको देखना चाहिए, कभी जाओ तो, बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है। नेक्स्ट आते हैं हम, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो टाउन्स थे वाराणसी और इलाहाबाद के, जो इस बेसिन के आसपास थे, वो इसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड करते थे और इससे उसको नुकसान होता था। लेट्स ट्राई वन इज योर होमवर्क। यहाँ आते हैं हम अमेजोन बेसिन में। अमेजोन बेसिन क्या है, एक साउथ अमेरिका में एक एक्सटेंड्स है जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड से होते हुए साउथ में और गुआना हाईलैंड तक जाता है, नॉर्थ तक। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं हमारे, आपने सुना ही होगा, आई एम श्योर अमेज़ोन के बारे में आपने सुना ही होगा। अमेज़ोन रिवर बहुत फेमस है, अमेज़ोन फॉरेस्ट भी बहुत फेमस है। इसी के बारे में हम अब जानते हैं कि हाँ क्लाइमेट कैसे रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट बेसिन है वर्ल्ड का, इससे इक्वेटर भी पास होता है इस बेसिन से, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा हॉट और वेट है, यानी सूखा और गर्म। वेजिटेशन कैसा होता है, तो रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर। द अमेजन बेसिन इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट टू हैवी रेनफॉल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट है, यानी अब जो आपको पेड़ दिखेंगे वो डाल बहुत ज़्यादा लंबी और पतली हैं, ठीक है, इसलिए इसको रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। द रेन फॉरेस्ट वर ऑल्सो, ये बहुत डेंस रहते हैं, यहाँ पे पूरे टाइम आपको नमी देखने मिलेगी क्योंकि यहाँ पे बारिश होती रहती है और ऑल मौसम, ठीक है। थिक कैनोपोनी डजंट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट थ्रू इट। तो इस कारण क्या होता है, जो थिक घना जंगल है थिक वाला, उस कारण यहाँ पे सनलाइट आपको देखने नहीं मिलेगी, मतलब इधर आप जाओगे तो आप सिर्फ डार्कनेस आपको नज़र आएगी। और यहाँ पर ही आपको क्या मिलेंगे, फ्लोरा और फौना, मतलब अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ पे आपको इसकी पिक्चर दी है, रेन फॉरेस्ट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लाइफस्टाइल कैसी होती है यहाँ पे, तो स्टेपल फूड यहाँ पर लोग पसंद करते हैं, स्वीट पोटैटो टाइप को यहाँ, एंड पाइनएप्पल स्प्लैश बॉर्न एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस्ड हियर। तो यहाँ पर ये सब होता है, हंटिंग होती है, फिशिंग होती है। यहाँ का मेन फूड है क्वीन आंट्स और एग्स सैक्स, ये इस रीजन का मेन काम है। और कॉफ़ी, मेज, कोका, ये सभी लोग क्या करते हैं, उगाते हैं इधर। वाइल्ड लाइफ क्या पाई जाएंगी, तो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे नाम आपको दिए हुए हैं, आप उसको सर्च कर लीजिए, नहीं पता है कोई नाम तो। पाइथन स्नेक्स है, यहाँ पे कलरफुल बर्ड्स मिलती है इंक्लूडिंग बर्ड ऑफ पैराडाइज, और इतनी बर्ड्स की वैरायटी कारण ही यहाँ पर ऑर्निथोलॉजिस्ट भी रहते हैं, ऑर्निथोलॉजिस्ट जो बर्ड की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर वो उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उनकी सब एक्टिविटीज़ को, और फिर उसको लोगों तक पहुँचाते हैं। रिवर अमेज़न बहुत ही ज़्यादा मरीन लाइफ, मतलब मरीन लाइफ यानी जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, उसमें रिच है, यानी उसमें बहुत सारे वैराइटीज़ के आपको जानवर देखने मिल जाएंगे। Human interactions with environment can be observed at its height in the Amazon basin. Earlier, the rainforests were inaccessible. It was very difficult to go to the heart of the forest. Heart of the forest, it means middle of the forest, because ये इतना घना था कि इसके मिडल तक पहुंचना बहुत नामुमकिन सा हो गया था। और ऊपर से बारिश, अगर कोई चाहे भी इसके अंदर बीच में घुसना तक, तो बारिश के कारण वो बेचारा हिम्मत हार जाता था। तो यहाँ पे क्या होता है, आपने अगर बियर बिल्स देखा होगा तो उन्होंने ये कवर किया था एपिसोड, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप देखना, डिस्कवरी पे आता है। तो उन्होंने इसको कवर किया था कि इसमें सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। The Trans-Amazon Highway, which was built in 1970, has made it possible to travel inside the forest. लेकिन जो ट्रांस अमेज़न हाईवे है वो बनाया गया, ये हाईवे यू कैन सी दिस, इस हाईवे ने यहाँ पर ट्रैवल करना ईजी कर दिया। Nowadays एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर सर्विस आर अवेलेबल इन दिस एरियाज। फिर यहाँ पर आपको मिलेगा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसी होती है, मैंने आपको समझा दी थी। यहाँ बस ये आपको रह गया था कि बिहीव क्या होता है, जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है उसको बिहीव कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग उससे हैच करके, यानी पकड़कर उसे शहद को बेचकर मेलो का जो लार्जेस्ट अपार्टमेंट है स्टीप स्लैंटिंग रूफ का, वो यहाँ पर देखने मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे घर क्या होते हैं, वुड्स के बने रहते हैं, ये आपको मेन था। इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन, क्या हुआ ह्यूमन इंट्रैक्शन का, यहाँ पर भी सेम चीज़ आएगी। द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली इफेक्टेड द फॉरेस्ट। यहाँ पे जितना उन लोगों ने उन्नति करी, डेवलपमेंट करके रोड हाईवेज बनाया, उससे यहाँ पर लॉस ही हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती थी उससे जानवर जो भी रोड क्रॉस करके जाते थे
वो मारे जाते थे, जिससे क्या हुआ, स्पीसीज़ लॉस हुई। सेकेंडली क्या हुआ, यहाँ पर जितने लोग आते थे वो गंदगी फैलाते थे, उससे पॉल्यूशन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लॉस देखने मिला। और बर्न एग्रीकल्चर, जो ये लोग एग्रीकल्चर उगाते थे इसके आसपास, उसको जलाकर जो रख देते थे, उससे क्या होती थी, सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, जिस कारण सॉइल इरोजन बढ़ता था। यहाँ मैं आपको क्विक रिकैप दे देती हूँ, यहाँ पर वैसे देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चैप्टर मैंने इसी में कवर किया है। तो लेट्स ट्राई 1 और 2 मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विथ अमेजिंग थिंग्स। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।